आधुनिक तुर्की देश बनने से पहले ये कभी एक बहुत बड़े साम्राज्य का केंद्र था। ये था ऑटोमन साम्राज्य। अपने सबसे शक्तिशाली समय में इसके नियंत्रण में मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका और यूरोप के विशाल क्षेत्र थे। यह 600 साल से भी ज्यादा समय तक चला, इससे पहले कि इसका अंत हो, और 1923 में इसकी जगह तुर्की गणराज्य ने ले ली। लेकिन ऑटोमन की शुरुआत एक बड़े साम्राज्य के रूप में नहीं हुई थी। यह सिर्फ अनातोलिया में एक छोटे से क्षेत्र के रूप में शुरू हुआ था, जो आज के तुर्की का बड़ा हिस्सा है। इसे समझने के लिए पहले तुर्किक लोगों को जानना जरूरी है। तुर्किक लोग कई समूहों में बटे हैं, जिनकी भाषाएं और संस्कृति जुड़ी हैं। प्राचीन काल में उनमें से कुछ मध्य और भीतरी एशिया के विशाल घास के मैदानों में रहते थे। कई सदियों के दौरान कुछ समूह पश्चिम की ओर चले गए। कुछ लोग कैस्पियन सागर और अराल सागर के पास बस गए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण ओगुज तुर्क थे। इसी समूह से सेल्जुक परिवार निकला, जिसका नाम जनजातीय नेता सेल्जुक के नाम पर पड़ा, जिसने पुराने समूह से अलग होकर अपनी शक्ति बनाई। उसके बेटे और पोते पोतियों ने क्षेत्र बढ़ाया। फिर सेल्जुक साम्राज्य स्थापित हुआ। जब वे फारस में फैल रहे थे, जो अब ईरान का हिस्सा है, तो फारसी संस्कृति और शासन के तरीके का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा और उन्होंने इस्लाम भी अपना लिया। 11वीं सदी तक सेल्जुक उस क्षेत्र की सबसे शक्तिशाली ताकतों में से एक बन गए थे। उनके क्षेत्र के पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य था। बाइजेंटाइन साम्राज्य पुराने रोमन साम्राज्य का पूर्वी हिस्सा था और इसकी राजधानी थी कॉन्स्टेंटिनोपोल, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है। सेल्जुक और बाइजेंटाइन एनाटोलिया पर नियंत्रण के लिए आमने सामने आने लगे और 1071 में मंजिकर्ट की लड़ाई लड़ी। सेल्जुक सेना का नेतृत्व सुल्तान अल्परस्लान ने किया, वहीं बाइजेंटाइन सेना का नेतृत्व सम्राट रोमानुस यानी रोमानोस चतुर्थ ने किया। सेल्जुक ने बाइजेंटाइन सम्राट को हरा दिया और बंदी बना लिया। सिर्फ एक लड़ाई से सेल्जुक ने तुरंत अनातोलिया नहीं जीता, लेकिन चूंकि उन्होंने बाइजेंटाइन सम्राट को हरा दिया था, उनकी सरकार कमजोर हो गई। इसी वजह से एनातोलिया के और भी हिस्से खुल गए। इससे तुर्क योद्धा और उनके परिवार अंदर आ सकें और धीरे धीरे एनातोलिया में सुल्तानत रूम बन गई। रूम शब्द पुराने रोमन या बाइजेंटाइन साम्राज्य की जमीनों को दर्शाता है। यह एक राज्य था जिसे सेल्जुक तुर्कों ने शासित किया, जिनका आधार एनातोलिया में था। लेकिन 13वीं सदी आते आते सुल्तानत रूम कमजोर हो गई, आंतरिक समस्याओं और मंगोलों के आक्रमण की वजह से। जब ये कमजोर पड़ी तो एनातोलिया कई छोटे छोटे इलाकों में बंट गई, जिन्हें बेयलिक कहा जाता है। बेयलिक एक छोटा सा क्षेत्र था जिसे एक बे या स्थानीय शासक द्वारा शासित किया जाता था। इन्हीं बेयलिकों में से एक का नेतृत्व उस्मान ने किया था। उसके जीवन के बारे में बहुत कम पक्की जानकारी उपलब्ध है, क्योंकि उसके बारे में कई कहानियां बहुत समय बाद लिखी गई थीं। लेकिन उसे उस परिवार का संस्थापक माना जाता है जो आगे चलकर ऑटोमन वंश बन गया। ऑटोमन नाम उस्मान के नाम से आया है। उसका छोटा सा इलाका उत्तर पश्चिमी अनातोलिया में स्थित था, जो बाइजेंटाइन साम्राज्य की सीमा के पास था। इसकी स्थिति विस्तार के लिए अनुकूल थी। कुछ पड़ोसी इलाकों में बाइजेंटाइन का नियंत्रण कमजोर था, जिससे उस्मान के लोग जमीन हासिल करने लगे। उसकी मृत्यु के बाद उसके बेटों और अगले शासकों ने विस्तार जारी रखा। वे सिर्फ अपनी सेना की ताकत पर ही निर्भर नहीं थे, वे स्थानीय नेताओं से भी गठबंधन करते थे और अपनी सरकार में अलग अलग समूहों और धर्मों के लोगों को शामिल करते थे। इसी कारण छोटी ऑटोमन राज्य तेजी से बढ़ी। अनातोलिया के कई छोटे राज्यों में से वह धीरे धीरे प्रतिद्वंदियों से आगे निकल गई। 1331 में ऑटोमनों ने नाइकिया पर कब्जा किया, जो एक महत्वपूर्ण बाइजेंटाइन शहर था और अब इज़्निक कहलाता है। बाद में वे यूरोप पहुंचे और बाल्कन में क्षेत्र लेना शुरू किया। बाल्कन दक्षिण पूर्वी यूरोप का एक क्षेत्र है, जिसमें ग्रीस, बुल्गारिया और सर्बिया जैसे इलाके शामिल हैं। उन्होंने एड्रियानोपोल पर भी कब्जा कर लिया, जिसे अब एडिर्ने कहा जाता है। इसे ऑटोमन सरकार की राजधानी बनाया गया, जब वे यूरोप में लगातार विस्तार कर रहे थे। समय के साथ बिजान्टिन साम्राज्य छोटा और छोटा होता गया। पहले इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था, लेकिन 15वीं सदी तक आते आते इसके पास बहुत कम क्षेत्रफल बचा था। सबसे महत्वपूर्ण था कॉन्स्टेंटिनोपल। ये शहर यूरोप और एशिया के बीच स्थित होने के कारण महत्वपूर्ण था। ये शहर काले सागर और भूमध्य सागर के बीच महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग को भी नियंत्रित करता था। कॉन्स्टेंटिनोपल ऊंची और मोटी दीवारों से सुरक्षित था। कई सदियों तक कई सेनाओं ने इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन ज्यादातर असफल रहीं। 1451 में महमद द्वितीय फिर से ओटोमन सुल्तान बने।
वो अभी युवा थे, लेकिन उनका उद्देश्य स्पष्ट था। वो कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर उसे ओटोमन साम्राज्य का केंद्र बनाना चाहते थे। उन्होंने बड़ी सेना, जहाज और शक्तिशाली तोपें तैयार कीं, जो शहर की दीवारें तोड़ सकती थीं। अप्रैल 1453 में घेराबंदी शुरू हुई। घेराबंदी में सेना शहर को चारों ओर से घेर लेती है ताकि भोजन, लोग और मदद ना पहुंच सके। साथ ही हमला भी चलता रहता है। कई हफ्ते ओटोमन तोपों ने दीवारों पर बमबारी की। बाइजेंटाइनों ने टूटी हुई दीवारों की बार-बार मरम्मत की और उनका बचाव किया। अंतिम बाइजेंटाइन सम्राट कॉन्स्टेंटीन 11वें थे। उनके पास बहुत कम सैनिक थे, जबकि ओटोमन सेना बहुत बड़ी थी। फिर भी वह शहर में ही रहे और 29 मई 1453 को इसकी रक्षा में मदद की। महमद ने अंतिम बड़ा हमला शुरू किया। ओटोमन सेना रक्षा पंक्तियों को पार कर शहर में घुस गई। कॉन्स्टेंटीन 11वें लड़ते हुए मारे गए। हालांकि ये निश्चित नहीं है कि उनकी मृत्यु ठीक कहां हुई थी। यहीं पर बाइजेंटाइन साम्राज्य का अंत हो गया। महमद द्वितीय ने कॉन्स्टेंटिनोपल को ओटोमन साम्राज्य की नई राजधानी बना दिया। अपनी जीत के कारण उन्हें विजेता महमद के नाम से जाना गया। उन्होंने शहर को बर्बाद या खाली नहीं रहने दिया और मुसलमानों को लाया। ईसाई और यहूदी परिवारों को आबादी बढ़ाने व व्यापार जीवित करने के लिए लाया गया। शहर की प्रमुख इमारतों में हागिया सोफिया है। बाइजेंटाइन सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने 6ठी सदी में इसे एक बड़े ईसाई चर्च के रूप में बनवाया था, लेकिन ओटोमनों द्वारा कॉन्स्टेंटिनोपल जीतने के बाद इसे मस्जिद बना दिया गया। इसके चारों ओर जो मीनारें या ऊंचे टॉवर हैं, वे अलग-अलग समय में अलग-अलग ओटोमन शासकों के अधीन जोड़ी गई थीं। सभी मीनारें विजय के तुरंत बाद नहीं बनाई गई थीं। कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा करने से ओटोमन साम्राज्य को एक शक्तिशाली राजधानी और यूरोप और एशिया के बीच एक महत्वपूर्ण स्थान मिला। लेकिन ये तो बस बड़े विस्तार की शुरुआत थी, क्योंकि आने वाले शासकों के कारण साम्राज्य और फैलेगा और दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शहरों, व्यापार मार्गों और भूभागों पर नियंत्रण कर लेगा। और यही है 1453 में कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा उस्मानी साम्राज्य के बड़े विस्तार की बस शुरुआत थी। सुल्तान महमद द्वितीय के नेतृत्व में उस्मानियों ने एनाटोलिया, बाल्कन में तेजी से जमीनें लीं, ग्रीस के बिजान्टिन इलाकों और काला सागर के ट्रेबिजोड साम्राज्य पर भी कब्जा किया। उनकी सेना ने बोस्निया पर कब्जा किया और अल्बानिया में ओटोमन का नियंत्रण मजबूत किया। उत्तर में ओटोमन ने क्रीमिया खानत को भी अधीन कर लिया। क्रीमिया खानत एक राज्य था जिस पर क्रीमियाई तातार क्रीमिया प्रायद्वीप में शासन करते थे। काला सागर के उत्तर में उस्मानी साम्राज्य ने व्यापार मार्गों पर अधिक नियंत्रण पा लिया। 1481 में महमद की मृत्यु तक साम्राज्य काफी फैल चुका था। उनके बेटे बायजिद द्वितीय ने सुल्तान के रूप में उनका स्थान लिया। बायजिद के शासनकाल में उस्मानी साम्राज्य ने वेनिस गणराज्य से युद्ध किया। वेनिस इटली का एक शक्तिशाली व्यापारिक राज्य था, जो एजियन सागर में कुछ द्वीपों और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों को नियंत्रित करता था। कुछ वर्षों की लड़ाई के बाद उस्मानियों ने कुछ बंदरगाहों पर कब्जा कर लिया और अपनी शक्ति को और मजबूत किया। बायजिद के बाद उनके बेटे सेलीम प्रथम सुल्तान बने। 1512 में उन्होंने सबसे पहले सफवीद साम्राज्य का सामना किया, जो कि फारस या वर्तमान ईरान में स्थित एक शक्तिशाली साम्राज्य था। ओटोमन और सफविद दुश्मन थे, क्योंकि वे पूर्वी अनातोलिया और मध्य पूर्व के अन्य हिस्सों पर नियंत्रण चाहते थे और इस्लाम के भीतर उनकी प्रमुख धार्मिक मान्यताएं भी अलग थीं। बाद में सलीम ने ममलुक सल्तनत का सामना किया। उस वक्त मिस्र और सीरिया पर ममलुक शासन था। वे हिजाज क्षेत्र, जहां मक्का मदीना है, को भी नियंत्रित करते थे। 1516 में ओटोमन सेना ने सीरिया में ममलुकों को हराया और अगले साल काहिरा के पास रेडानिया की लड़ाई में भी उन्हें पराजित किया। इससे सीरिया, मिस्र और हिजाज उस्मानी साम्राज्य के अधीन हो गए। इन क्षेत्रों पर कब्जा करने से ओटोमन साम्राज्य को और बड़ा क्षेत्र मिला, अधिक संपत्ति मिली और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण मिला। उत्तरी अफ्रीका के पश्चिमी हिस्से में भी उन्हें बड़ा क्षेत्र और महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों पर नियंत्रण प्राप्त हुआ। ओटोमन के नौसेना कमांडर हैरेद्दीन बारबारोसा थे, जो एक शक्तिशाली मुस्लिम कमांडर थे और अल्जीरिया के बड़े हिस्सों पर नियंत्रण रखते थे। उन्होंने साम्राज्य के समर्थन और संरक्षण के बदले ओटोमन सुल्तान की सत्ता मानी। जब सलीम की मृत्यु 1520 में हुई, तब वह केवल लगभग 8 साल ही शासन कर पाए थे, लेकिन उस छोटे से समय में उन्होंने उस्मानी साम्राज्य की ताकत लगभग दोगुनी कर दी थी। उनके बाद उनके बेटे सुलेमान प्रथम ने सत्ता संभाली। उन्हें सुलेमान द मैग्निफिसेंट के नाम से ज्यादा जाना जाता है।
यूरोप में उन्हें द मैग्निफिसेंट कहा जाता था, क्योंकि उनकी शक्ति अपार थी और वे बेहद धनी थे। वहीं ऑटोमन दुनिया में उन्हें कानूनी या द लॉगिवर कहा जाता था, क्योंकि उन्होंने साम्राज्य के कई कानूनों को व्यवस्थित किया। उन्होंने 1520 से 1566 तक शासन किया। उनके शासनकाल में ऑटोमन साम्राज्य अपनी सबसे शक्तिशाली स्थिति पर पहुंच गया। 1521 में उन्होंने बेलग्रेड पर कब्जा कर लिया, जो एक महत्वपूर्ण शहर है और आज के समय में सर्बिया में स्थित है। अगले साल उन्होंने सेंट जॉन के नाइट्स से रोड्स द्वीप छीन लिया। वे ईसाई सैन्य समूह थे जो भूमध्य सागर में मुस्लिम जहाजों के खिलाफ रोड्स को बेस बनाते थे। 1526 में ऑटोमन सेना ने मोहेज की लड़ाई में हंगरी को हरा दिया। इस युद्ध में हंगरी के राजा की मृत्यु हो गई और उसके राज्य का बड़ा हिस्सा ऑटोमन के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद सुलेमान की सेना वियना तक पहुंच गई, जो आज ऑस्ट्रिया की राजधानी है। उन्होंने 1529 में शहर पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम, आपूर्ति की समस्या और वियना की मजबूत रक्षा के कारण वे असफल रहे। भले ही वे वियना में असफल रहे, फिर भी ऑटोमन साम्राज्य यूरोप और मध्य पूर्व में प्रमुख शक्तिशाली साम्राज्य रहा। पूर्व में सुलेमान ने सफवीद साम्राज्य से युद्ध किया। ऑटोमन ने बगदाद और इराक के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया। उन्होंने अरब प्रायद्वीप और फारस की खाड़ी के पास भी अपना प्रभाव बढ़ाया। भूमध्य सागर में खासकर हैरिद्दीन बारबारोसा के नेतृत्व में ऑटोमन नौसेना और भी शक्तिशाली हो गई। ऑटोमन ने 1551 में उत्तर अफ्रीका के त्रिपोली पर भी कब्जा कर लिया। सुलेमान के शासन के अंत तक ऑटोमन साम्राज्य का नियंत्रण हंगरी से लेकर मिस्र तक और अल्जीरिया से लेकर इराक तक फैले विशाल भूभाग पर था। इसकी सफलता के कारणों में से एक था इसका संगठित सैन्य बल। इनके पास घुड़सवार सैनिक यानी कैवेलरी थी। इनके पास पैदल सेना यानी इन्फेंट्री भी थी जो जमीन पर लड़ती थी। इनके पास बड़े बड़े तोप और शक्तिशाली नौसेना भी थी। ऑटोमन के सबसे प्रसिद्ध सैनिकों में जनिसरी शामिल थे। जनिसरी चुने हुए पैदल सैनिक थे जो सीधे सुल्तान की सेवा करते थे। इनमें से कई को बाल्यावस्था में बाल्कन की ईसाई परिवारों से देव शिरमे नामक प्रणाली के तहत लिया जाता था। उन्हें उनके परिवारों से अलग कर दिया जाता था। उन्हें ऑटोमन सरकार के अधीन लाया जाता था। उन्हें इस्लाम में धर्मांतरित कर सैनिक या अधिकारी बनाया जाता था। ये प्रणाली उन परिवारों के लिए कठोर थी जिनके बच्चे छीने जाते थे, लेकिन कुछ बच्चे सेना व सरकार में ऊंचे पदों तक पहुंचे। जनिसरी का प्रशिक्षण और अनुशासन अत्यंत कठोर था। वे आग्नेयास्त्रों का कुशलता से प्रयोग करते थे। इसी कारण वे ऑटोमन सेना की सफलताओं में अहम भूमिका निभाते थे। साम्राज्य के विस्तार के साथ इसे और भी ताकतवर देशों से लड़ना पड़ा। भूमध्य सागर में इसके सबसे बड़े प्रतिद्वंदियों में से एक स्पेन था। उस समय स्पेन दक्षिणी इटली के बड़े हिस्से और कुछ महत्वपूर्ण द्वीपों को नियंत्रित करता था। इसने अन्य ईसाई राज्यों के साथ मिलकर ऑटोमन नौसेना के विस्तार को रोकने में सहयोग किया। 1565 में ऑटोमन ने माल्टा पर कब्जा करने की कोशिश की। माल्टा भूमध्य सागर के बीच में स्थित एक छोटा लेकिन महत्वपूर्ण द्वीप है। इस पर सेंट जॉन के नाइट्स का नियंत्रण था, जिन्हें ऑटोमन ने रोड्स से बाहर निकाला था। एक बड़ी ऑटोमन सेना ने उनकी किलों को घेर कर हमला किया, लेकिन नाइट्स और स्थानीय नागरिकों ने जबरदस्त रक्षा की। सिसिली से भी मदद आई। कई महीनों की लड़ाई और भारी संख्या में मौतों के बाद ऑटोमन सेना पीछे हट गई। इस लड़ाई को माल्टा की महान घेराबंदी कहा जाता है। 6 साल बाद ऑटोमन और एक बड़े ईसाई गठबंधन का फिर से सामना हुआ लेपांटो की लड़ाई में। यह 1571 में पश्चिमी ग्रीस के पास हुई थी। स्पेन, वेनिस, पोप राज्यों व अन्य ईसाई सेनाओं ने मिलकर एक ताकत बनाई। उस गठबंधन को होली लीग कहा जाता था। 400 से अधिक जहाज और दसियों हजार सैनिक और नाविक इस लड़ाई में शामिल हुए। ऑटोमन बेड़ा हार गया और उसके कई जहाज नष्ट हो गए या कब्जे में ले लिए गए। ये होली लीग के लिए एक बड़ी जीत थी, क्योंकि इसने दिखाया कि ऑटोमन नौसेना को एक बड़े युद्ध में हराया जा सकता है। लेकिन इससे भूमध्य सागर में ऑटोमन की ताकत पूरी तरह खत्म नहीं हुई। साम्राज्य ने जल्द ही नया बेड़ा तैयार किया और कई क्षेत्रों व बंदरगाहों पर नियंत्रण बनाए रखा। फिर भी माल्टा और लेपांटो ने दिखाया कि ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार सीमित है। यह भी शक्तिशाली था, लेकिन हर इलाका नहीं जीत सकता था। लेपेंटो की हार के बाद भी ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ। इसके बजाय उसने अपना ध्यान मध्य यूरोप की ओर मोड़ लिया। उसके विस्तार में सबसे बड़ी बाधा थी वियना, जो ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना महत्वपूर्ण था क्योंकि यह यूरोप के और भी गहरे हिस्सों की ओर जाने वाले रास्ते में बाधा था। ऑटोमन ने पहली बार 1529 में इसे जीतने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। करीब 150 साल
बाद उन्होंने फिर से कोशिश की। 1683 में एक बड़ी ऑटोमन सेना ने वियना को घेर लिया। इसका नेतृत्व ग्रैंड वजीर कारा मुस्तफा पाशा ने किया, जो सुल्तान के अधीन ऑटोमन सरकार के सबसे उच्च अधिकारी थे। कई हफ्तों तक ऑटोमन सेना ने शहर पर हमला किया, लेकिन इससे पहले कि वे वियना में पूरी तरह घुस पाते, एक संयुक्त ईसाई सेना मदद के लिए आ गई। इसमें पोलैंड की सेना भी शामिल थी, जिसका नेतृत्व राजा जॉन तृतीय सोबिएस्की ने किया। 12 सितंबर 1683 को मदद के लिए आई सेना ने ऑटोमन के कैंप पर हमला किया। अंतिम हमले का बड़ा हिस्सा हजारों घुड़सवार सैनिकों ने किया। ऑटोमन सेना हार गई और पीछे हटने पर मजबूर हो गई। ये हार एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इससे ऑटोमन साम्राज्य तुरंत खत्म नहीं हुआ, लेकिन यहीं से इसने यूरोप में अपने कई इलाके खोने शुरू किए। अगले वर्षों में ऑस्ट्रिया, पोलैंड, वेनिस और रूस ने ऑटोमन के खिलाफ मिलकर काम किया। उन्होंने हंगरी और बाल्कन में कई जमीनें वापस ले लीं। जैसे जैसे उसके दुश्मन मजबूत होते गए, ऑटोमन सरकार को भी अंदरूनी समस्याओं का सामना करना पड़ा। पहले खुद सुल्तान ही सैन्य अभियानों और महत्वपूर्ण फैसलों का नेतृत्व करते थे, लेकिन बाद में ज्यादा काम ग्रैंड वजीर और दूसरे अधिकारियों को सौंप दिया गया। ग्रैंड वजीर साम्राज्य के प्रधानमंत्री की तरह था। वो सुल्तान के नाम पर रोजमर्रा के कई कामों की देखरेख करता था। इसका मतलब ये नहीं कि बाद के सभी सुल्तान कमजोर या आलसी थे, लेकिन जैसे जैसे साम्राज्य बढ़ा, इसे राजधानी से नियंत्रित करना और भी मुश्किल हो गया। विशाल क्षेत्र को प्रांतों में बांट दिया गया, जिनका प्रशासन गवर्नर और स्थानीय नेताओं के हाथ में था। वे लोग टैक्स इकट्ठा करते थे, कानून लागू करते थे और केंद्रीय सरकार को सैनिक भी मुहैया कराते थे। लेकिन चूंकि कुछ प्रांत बहुत दूर थे, स्थानीय शासकों को शासन में काफी आजादी भी मिल गई थी। साम्राज्य के भीतर अलग अलग धर्मों और समूहों के लोग रहते थे। शासक परिवार का धर्म इस्लाम था, लेकिन बहुत से ईसाई और यहूदी अपनी खुद की आस्था पर कायम रहे। उन्हें अपने चर्च, सिनेगॉग, धार्मिक नेता और अपना समुदाय रखने की अनुमति दी गई थी। लेकिन मुसलमानों के मुकाबले उनकी स्थिति समान नहीं थी। उन पर विशेष कर लगाए गए थे और ऑटोमन शासन के तहत कुछ सीमाएं भी थीं। 15वीं सदी के अंत में स्पेन से निकाले जाने के बाद ऑटोमन साम्राज्य ने कई यहूदी शरणार्थियों को स्वीकार किया था। उनमें से कई ने कॉन्स्टेंटिनोपल और थेसालोनिकी जैसे शहरों में बसना शुरू किया। वे व्यापार, चिकित्सा, उत्पादन और व्यापार में भी अहम भूमिका रही। ऑटोमन साम्राज्य ने एशिया, मध्य पूर्व और यूरोप को जोड़ने वाले व्यापार मार्ग से भी काफी लाभ कमाया। इसके शहरों से रेशम, मसाले, कपड़ा और अन्य उत्पाद भारत, चीन और फारस से होकर आते थे। लेकिन वैश्विक व्यापार बदल गया। यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के चारों ओर समुद्री मार्ग खोज लिए। अमेरिका में जमीनें जीतने के बाद अटलांटिक महासागर में भी व्यापार बढ़ गया। अब ज्यादा जहाजों को ऑटोमन के नियंत्रण वाले पुराने मार्गों से नहीं गुजरना पड़ता था। साम्राज्य में व्यापार पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, लेकिन एशिया यूरोप के बीच इसकी अहमियत घट गई। इसी दौरान विज्ञान और हथियार निर्माण में तेजी से तरक्की हुई और यूरोप के कुछ देशों में उद्योग भी तेजी से विकसित हुआ। ऑटोमन ने भी नई जानकारी और तकनीक अपनाने की कोशिश की, लेकिन अक्सर बदलाव धीमा रहा क्योंकि पैसे की कमी थी। कुछ शक्तिशाली समूहों के विरोध और सरकार में समस्याओं के कारण ऑटोमन साम्राज्य और उसके यूरोपीय प्रतिद्वंदियों के बीच धीरे धीरे फासला बढ़ता गया। रूस और ऑस्ट्रिया और भी बड़ी धमकी बन गए। उन्होंने ऑटोमन के कुछ इलाके काला सागर, कॉक्सस और बाल्कन के पास छीन लिए। कॉक्सस वो क्षेत्र है जो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में है। वहीं उत्तर अफ्रीका में स्थानीय शासक अब भी ऑटोमन सुल्तान को मान्यता देते रहे, लेकिन असली शासन में वे अब अपने फैसले खुद लेने के लिए ज्यादा स्वतंत्र थे। इसमें अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया और मिस्र के शासक शामिल थे। 18वीं सदी के अंत तक ऑटोमन साम्राज्य नक्शे पर बड़ा था, लेकिन उसका नियंत्रण सभी क्षेत्रों पर मजबूत नहीं रहा। 19वीं सदी आने पर कुछ यूरोपीय नेताओं ने इसे यूरोप का बीमार आदमी कहा। इसका मतलब वे साम्राज्य को कमजोर होते देख रहे थे और सोचते थे कि वे इसकी जमीन छीन सकते हैं। सबसे पहले बड़े विद्रोहों में से एक सर्बिया में शुरू हुआ 1804 में। सर्बिया उस समय ऑटोमन नियंत्रित बाल्कन्स में था। स्थानीय सर्ब लोगों ने कुछ ऑटोमन सैनिकों के अत्याचारों और अपनी खुद की सरकार बनाने की इच्छा के कारण विद्रोह किया। इससे सर्बिया तुरंत आजाद नहीं हुआ। इस विद्रोह ने दिखा दिया कि बाल्कन्स में कई लोग ऑटोमन शासन से आजादी के लिए लड़ने को तैयार हैं।
अगले वर्षों में साम्राज्य को लगातार विद्रोहों और आक्रमणों का सामना करना पड़ा और क्षेत्रों के खोने से यह साम्राज्य और भी कमजोर हो गया। 19वीं सदी के आते आते ऑटोमन साम्राज्य की जमीन घट रही थी। 1821 में ग्रीक लोगों ने ऑटोमन शासन के खिलाफ विद्रोह किया और ब्रिटेन ने उनकी मदद की। फ्रांस और रशिया ने ऑटोमन साम्राज्य को कमजोर करने के लिए मदद की। कुछ साल की लड़ाई के बाद 1830 में ग्रीस को स्वतंत्र देश माना गया। कुछ महीनों बाद फ्रांस ने अल्जीरिया पर हमला किया, जिससे ऑटोमन साम्राज्य ने वहां नियंत्रण खो दिया और अल्जीरिया में फ्रांस का उपनिवेशवाद शुरू हुआ। उस समय रशिया ताकतवर हो रहा था और काला सागर के पास प्रभाव बढ़ाना चाहता था। ब्रिटेन और फ्रांस नहीं चाहते थे कि ऑटोमन साम्राज्य पूरी तरह गिरे, जिससे रशिया ज्यादा शक्तिशाली हो जाता। 1853-1856 के क्राइमियन वॉर में वे ऑटोमन साम्राज्य के पक्ष में रशिया के खिलाफ लड़े और जीत गए, लेकिन साम्राज्य की कमजोरी थोड़े समय तक ही रुकी। अगले दशकों में बाल्कन्स के क्षेत्रों को लगातार अधिक स्वतंत्रता मिलने लगी। इसमें सर्बिया, रोमानिया, बल्गारिया शामिल थे। मॉन्टेनेग्रो। 20वीं सदी की शुरुआत में इटली ने लिबिया पर कब्जा किया, अल्बेनिया स्वतंत्र हुआ। ये सभी ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गए। बाल्कन्स में इसके लगभग सभी शेष क्षेत्र भी खो गए। लगातार हार के कारण कई युवा अधिकारी और बुद्धिजीवी सरकार में बदलाव की मांग करने लगे। इनमें से कई समूह थे जिन्हें यंग तुर्क कहा जाता था। वे कोई एक साधारण समूह नहीं थे। वे सैनिक, राजनीतिक कार्यकर्ता और बुद्धिजीवी थे जिनके विचार अलग थे, लेकिन सभी सुल्तान की शक्ति सीमित कर संविधान और संसद बहाल करना चाहते थे। 1908 में उन्होंने क्रांति की और सुल्तान अब्दुल हमीद द्वितीय से संवैधानिक सरकार बहाल करवाई, लेकिन इससे साम्राज्य की समस्याएं तुरंत नहीं सुलझीं। सत्ता की खींचतान, विद्रोह और क्षेत्रों का खोना जारी रहा। बाद में यूनियन और प्रगति समिति सरकार में शक्तिशाली बन गई, जो यंग तुर्क मूवमेंट से निकली मुख्य राजनीतिक संगठन थी। जब 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ, ओटोमन साम्राज्य ने जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ दिया। ओटोमन नेताओं को उम्मीद थी कि वे कुछ खोए हुए क्षेत्र वापस पा लेंगे और रूस के विस्तार को रोक सकेंगे। 1915 में गैलीपोली अभियान में उन्हें बड़ी सफलता मिली। ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सेनाएं कॉन्स्टेंटिनोपल की ओर जाने वाले अहम रास्ते पर कब्जा करने में नाकाम रहीं, जबकि ओटोमन सेना बाकी हिस्सों में पीछे हटती रही। 1916 में ओटोमन शासन के खिलाफ अरब विद्रोह शुरू हुआ। इसकी अगुवाई मक्का के शरीफ हुसैन और उनके बेटों ने ब्रिटेन की मदद से की। ब्रिटिश अधिकारी टी.ई. लॉरेंस, जिन्हें लॉरेंस ऑफ अरेबिया कहते हैं, ने विद्रोह में मदद की, लेकिन ना तो उन्होंने विद्रोह शुरू किया था और ना ही वे इसके अकेले नेता थे। इसी समय के दौरान ओटोमन साम्राज्य के इतिहास का एक सबसे अंधकारमय हिस्सा भी घटित हुआ। 1915 से ओटोमन सरकार ने बड़ी संख्या में अर्मेनियनों को उनके घरों से निर्वासित कर दिया। बहुतों को मार डाला गया। भूख, बीमारी और थकान से कई लोग मारे गए जब उन्हें सीरियाई रेगिस्तान की ओर जबरन ले जाया गया। कई इतिहासकार और देश इसे अर्मेनियाई नरसंहार मानते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स हॉलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम के अनुसार कम से कम 6,64,000 और संभवतः 12 लाख अर्मेनियाई मारे गए। तुर्की सरकार नरसंहार शब्द के इस्तेमाल को अस्वीकार करती है। 1918 आते आते उस्मानी साम्राज्य अब युद्ध जारी रखने में असमर्थ था। इसके सहयोगी जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगरी हार चुके थे, जबकि इसकी मध्य पूर्व में रक्षा भी टूट चुकी थी। समर्पण के बाद ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और ग्रीस ने उस्मानी साम्राज्य के हिस्सों पर कब्जा किया। इसके पहले के क्षेत्र इराक, फिलिस्तीन, सीरिया और लेबनान को ब्रिटेन और फ्रांस के नियंत्रण में रखा गया। विजयी देशों की योजना अनातोलिया को भी बांटने की थी। ग्रीक सेना ने मई 1919 में स्मिर्ना शहर पर कब्जा कर लिया, जिसे अब इज़मिर कहा जाता है। इसी कारण तुर्की स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ। इस संघर्ष का नेतृत्व पूर्व ओटोमन जनरल मुस्तफा केमाल ने किया, जो बाद में अतातुर्क कहलाए। उन्होंने साथियों संग अंकारा में नई राष्ट्रवादी सरकार बनाई। उन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल की कमजोर ओटोमन सरकार को मान्यता नहीं दी। उस समय कमजोर ओटोमन सरकार साम्राज्य पर कब्जा करने वाले देशों के साथ मिली हुई थी। शुरू में ग्रीक सेना अनातोलिया में गहराई तक घुस गई थी, लेकिन 1921 और 1922 में तुर्की राष्ट्रवादी बलों ने वापसी की। उन्होंने ग्रीक सेना को हरा दिया और विदेशी सेनाओं को तुर्की के अधिकांश हिस्से से बाहर जाने के लिए मजबूर कर दिया। 1 नवंबर 1922 को राष्ट्रवादी सरकार ने सुल्तानत को समाप्त कर दिया।
इसी के साथ ओटोमन सुल्तानों का शासन पूरी तरह खत्म हो गया। 24 जुलाई 1923 को लॉज़ेन संधि पर हस्ताक्षर किए गए। इसने नए तुर्की राज्य की स्वतंत्रता और मुख्य सीमाओं को मान्यता दी। 13 अक्टूबर को अंकारा को राजधानी बनाया गया। इसके बाद 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की गणराज्य की आधिकारिक घोषणा की गई। मुस्तफा केमाल पहले राष्ट्रपति बने। ऑटोमन साम्राज्य अचानक नहीं, बल्कि जमीनें छीनने, विद्रोह, सरकारी समस्याएं, प्रतिद्वंद्वियों के उदय और विश्व युद्ध में हार से धीरे धीरे कमजोर हुआ। उस्मान की छोटी जमीन से शुरू हुआ ये साम्राज्य 3 महाद्वीपों में फैला और 600 साल से ज्यादा राज किया। लेकिन आखिरकार साम्राज्य की जगह एक नया देश बना। आधुनिक तुर्की उसी की बची हुई जमीन से जन्मा। अब इसे सुल्तान नहीं चलाते, बल्कि एक नई गणतांत्रिक सरकार द्वारा चलाया जाता है, जिसका मुख्यालय अंकारा में है।